हमने रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर जो पहले पढ़ लिए थे या डीस्ट्रक्चरिंग, उनको रिवाइज किया था लास्ट क्लास में। मैंने अभी तक ये आपको बोला कि अगर आपको रेस्ट और स्प्रेड की अभी भी समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, स्टिल कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपके जहन में एक चीज का स्केच होना चाहिए कि यार ऐसा होता है कि जब यानी म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी के अल्फाज, यानी ये वोकैबुलरी के वर्ड्स आपके जहन में होने चाहिए। अभी तक आपको अगर नहीं समझ आई कि म्यूटेबिलिटी क्या होती है, इम्यूटेबिलिटी क्या होती है, डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, रेस्ट ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर, दैट स्टिल इज फाइन, बहुत अच्छे से समझ आएगी जब एक सिनेरियो में इंप्लीमेंट होंगे। लेकिन अभी बताने का मकसद ये था कि आपके जहन में होना चाहिए कि यार इस तरह की कुछ चीजें होती हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स के नाम से। तो अभी तक आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द वे टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज डेटा इन द रिएक्ट। वनीला जेएस में हम सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते थे और वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन कर देते थे। रिएक्ट जेएस में वो काम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि रिएक्ट वो काम अगर हम करेंगे तो फिर हम वनीला जेएस की तरह एक्चुअल डॉम को फिजिकली डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं, तो फिर रिएक्ट का प्रिंसिपल जो है वो वहां पे खत्म हो जाएगा, फिर रिएक्ट का तो फायदा ही नहीं है। तो इसलिए, और उसका एक और नुकसान आपने देख लिया था लाइव कि हम कोई भी जब डेटा अपडेट करते थे तो वो मेमोरी में अपडेट होता था, यूआई पे रियल टाइम पे रिफ्लेक्ट नहीं होता था। तो ये रिएक्ट जेएस ने यूज स्टेट्स के जरिए एक इंटरनल मैकेनिज्म दिया कि जो कि मेमोरी में अपडेशन होती है तो साथ ही यूआई पे भी वही अपडेट डेटा रिफ्लेक्ट हो जाता है। और बीच में जो अंदरूनी कहानी थी, मैंने कहा था कि एक रिकॉन्सिलिएशन का प्रोसेस होता है जो डिफिंग एल्गोरिथम को फॉलो करता है, जो बजाय पूरी इंटायर स्क्रीन को रीपेंट करने के इन मेमोरी डॉम डिफिंग एल्गोरिथम कंपैरिजन करता है उसका विद द एक्चुअल डॉम, और जो नोड अपडेट करना होता है सिर्फ उसी को अपडेट करता है, रिमेनिंग को छेड़ता ही नहीं है। इस वजह से रिएक्ट की परफॉर्मेंस जो है बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ नॉर्मल वनीला जेएस, जो कि आपको छोटी मोटी एप्स में फील नहीं होता, बहुत बड़ी या लार्ज या एंटरप्राइज स्केल की एप्लीकेशंस में ये फील या ये एहसास होते हैं। खैर, मैं यहाँ पे बाकी सारी चीजों को, अगर आप इजाजत दें, क्योंकि रिकॉर्डिंग में ये सारी चीजें मौजूद हैं, इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ और मैं सिर्फ एक चीज को यहाँ पे रख रहा हूँ, और दैट इज दिस, ताकि साथ साथ कंफ्यूजन भी क्लियर, मतलब कंफ्यूजन रिमूव होती जाए ना। तो ये देखें जी, मेरे पास एक ही स्टेट है विच इज विजिबल और सेट इज विजिबल, और मैंने इसकी डिफॉल्ट स्टेट क्या रखी हुई है, ट्रू। अच्छा, ये करती क्या है, पहले हम जरा यूआई पे देख लेते हैं, बाकी इररिलेवेंट चीजों को हटा देते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ से अगर हटाई है तो यहाँ जितनी जगहों पे वो चीजें यूज हो रही हैं उनको भी तो हटाना पड़ेगा ना। मिसाल के तौर पे मैंने ये चीज यूज की हुई है तो इसको भी यहाँ से हटा दूं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नेम ये सारा कुछ खत्म कर दिया है, तो मैंने सिर्फ एक चीज छोड़ी है। अभी भी एक एरर आ रहा है, और उस एरर को पढ़ें अगर तो वो क्या कहता है जी, कि वो कह रहा है जी हैंडल अपडेट मार्क्स इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से मैं कॉल कर रहा हूँ हैंडल अपडेट मार्क्स, तो इनको मैं यहाँ से इसको करूंगा डिलीट, और इसको भी कर दूंगा डिलीट। तो इसका मतलब ये है सॉरी, ये अपडेट मार्क्स नहीं है, मैंने कुछ और डिलीट कर दिए, मैंने हाइड हेडिंग वाला पार्ट डिलीट कर दिया, अपडेट हैंडल मार्क ये कॉल हुआ, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। सो अब मेक श्योर नो एरर, और यहाँ पे सिंपल। तो अब आपको देखना क्या है, सिंपली ये हाइड, यानी ये एक कंडीशनल एंडिंग हुई हुई है एक H1 की, और मैंने इस बटन पे क्लिक इवेंट लगाया हुआ है, और वो कर क्या रहा है, हाइड के बटन पे जब क्लिक होता है तो ये फंक्शन कॉल होता है, और ये फंक्शन कॉल होता है तो इज विजिबल की स्टेट देखता है। यानी सेट इज विजिबल किस लिए यूज होता है, ये सेटर फंक्शन है इस स्टेट को अपडेट करने के लिए, अपडेटर फंक्शन है, इसे सेटर फंक्शन कह दें या अपडेटर फंक्शन कह दें। तो जब भी ये फंक्शन कॉल होता है वो चेक करता है जी कि इज विजिबल की करंट वैल्यू क्या है। अगर ये ट्रू है तो पीछे नॉट का साइन लगा हुआ है, अगर ये ट्रू होगी तो ये क्या कर देगा उसे, फॉल्स, और अगर ये फॉल्स होगी तो क्या कर देगा उसे, ट्रू। यानी ये टॉगलिंग हो रही है, और इस टॉगलिंग के नतीजे में अगर मैं एक दफा इस हाइड के बटन पे क्लिक करूंगा तो वो ट्रू था, तो उसने क्या कर दी, स्टेट फॉल्स। दोबारा इस बटन पे क्लिक करूंगा तो फॉल्स थी, तो दोबारा इसने क्या कर दी, ट्रू कर दी। और ये सारी चेंजेस रियल टाइम पे यूआई पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। दैट वाज द ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट एज ऑफ नाउ। आपको ये पता लग गया है कि जी स्टेट, जब भी लफ्ज स्टेट आए तो आपको पता लग जाना चाहिए कि स्टेट का ताल्लुक कहीं ना कहीं से डेटा में, डेटा के साथ है। और जब भी डेटा का जिक्र हो तो आपको पता है कि डेटा स्ट्रिंग भी हो सकता है, डेटा न्यूमेरिक भी हो सकता है, डेटा अरे की फॉर्म में भी हो सकता है, और डेटा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी हो सकता है। अब ऑब्जेक्ट और अरे का थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर था, क्योंकि ऑब्जेक्ट और अरेज ये कलेक्शन है, इनके अंदर एक डेटा आइटम या डेटा नहीं पड़ा होता, मल्टीपल डेटा आइटम्स पड़े होते हैं। तो उनको जब हम अपडेट करेंगे तो हमें किस चीज का खतरा है, म्यूटेबिलिटी का।
जब हम अरे और ऑब्जेक्ट को अपडेट करेंगे तो किस चीज का खतरा है? क्योंकि हम इंटायर ऑब्जेक्ट को तो सम टाइम करना भी चाहते हैं लेकिन सम टाइम नहीं भी चाहते। तो जब हम एक ऑब्जेक्ट की किसी एक प्रॉपर्टी को अपडेट करना हो, मिसाल के तौर पे नेम, एज, क्वालिफिकेशन, 3 प्रॉपर्टीज हैं, हम सिर्फ एज को अपडेट करना चाहते हैं, तो अगर हम इंटायर ऑब्जेक्ट को अपडेट करेंगे तो बाकी 2 प्रॉपर्टीज जिनको हम अपडेट नहीं करना चाहते हैं दे विल गेट म्यूटेटेड। तो अरे और ऑब्जेक्ट को अपडेट करते वक्त सिर्फ ये ख्याल रखना है कि कहीं आप म्यूटेट तो नहीं कर रहे। ठीक, बाकी स्ट्रिंग और नंबर और बुलियन ये सिंपल है, आपने देख लिए। तो स्टेट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। दिस वाज द रिकैप। आज हम चलते हैं स्टेट से थोड़ा सा आगे, और अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बैकबोन वो है जी प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो आज हम चलेंगे, हमने ये देखने पड़ लिया कि वी कैन क्रिएट कस्टम टैग्स। आपने कस्टम टैग बना भी लिए, कस्टम टैग्स को रेंडर भी कर लिया। उस पे का बात क्या है, वी कैन डिफाइन कस्टम प्रॉपर्टीज एंड दिस इज द पॉइंट व्हिच वी हैव टू टॉक अबाउट राइट नाउ। तो कस्टम प्रॉपर्टीज को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे जी? प्रॉप्स बोलेंगे। अच्छा माधव जी, वी हैव ये तो ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, एक प्रॉप्स रह गया। तो अगर मैं इन सारी चीजों को मिटा के जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी एक कंपोनेंट रेंडर करता हूं, यानी मैं हेडर भी नहीं रेंडर करता, फुटर भी नहीं है, वो सही, जब जरूरत पड़े तो हम उन्हें कॉल कर लेंगे। अभी मैं सिर्फ किसको रेंडर कर रहा हूँ जी? एक कंपोनेंट को। अब मैं ये स्टेट भी हटा देता हूँ क्योंकि स्टेट मैंने काफी एक्सप्लिसिटली बयान कर दी। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं I'll definitely be explaining it again। मेरे पास स्ट्रक्चर समझिएगा, ऐप के कंपोनेंट के अंदर एक कंपोनेंट रेंडर हो रहा है विच इज मेन, और ये मेन का कंपोनेंट मैंने कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर बना लिया। ठीक, अब हम क्या करते हैं जी, मेन में जाते हैं और प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। वैसे जब हम टैग लिखते हैं कोई भी, आपने लिखा href, सॉरी नॉट href, एंकर टैग लिखा, और उस एंकर टैग के अंदर ये क्या है? HTML की जुबान में या तो इसे एट्रीब्यूट बोलते हैं, हमने कहा था हम एट्रीब्यूट नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? और क्योंकि हम, आपको पता है कि जो HTML के टैग्स है ना, उनको इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, और आपको एलिमेंट्स और टैग्स का पता है, जावास्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में नॉर्मली इनको एलिमेंट्स कहा जाता है। तो एट्रीब्यूट्स हम इनको HTML में कह सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। इनको बाजूकात प्रॉपर्टीज कहते हैं, बाजूकात एट्रीब्यूट्स कहते हैं। फिर भी कॉन्टेक्स्ट का फर्क है, क्योंकि जब हम कोई भी HTML का टैग जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट करेंगे ना, तो हम क्या कहेंगे? हमने एक एलिमेंट सेलेक्ट किया, तो एलिमेंट्स किस टर्म में, किस शक्ल में सेव होते हैं? ऑब्जेक्ट की शक्ल में सेव होते हैं। तो अगर इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट देखा जाए तो वो क्या होंगी? प्रॉपर्टीज होंगी। इन टर्म्स ऑफ HTML देखा जाए तो वो क्या होंगी? एट्रीब्यूट्स होंगे, वगैरह वगैरह। बहरहाल ये दोनों इंटरचेंजेबल यूज हो सकते हैं, तो मैं इनको प्रॉपर्टीज बोलूंगा अभी, क्योंकि मैं अभी, तो ये प्रॉपर्टीज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जो पहले से प्री डिफाइंड टैग्स थे उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? प्री डिफाइन होती हैं। आप एंकर टैग को कोई ये प्रॉपर्टी दे सकते हैं? नाम की प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। अगर देंगे भी तो शायद एरर HTML ना दे। HTML जरा शरीफ नफ्स किस्म की वो मार्कअप है, लेकिन वो इसका इफेक्ट कोई नहीं लेगा। तो अच्छा, ये दे सकते हैं। आईडी आपको पता है यूनिवर्सल एट्रीब्यूट है, वो दे सकते हैं हर एलिमेंट को। इस ये दे सकते हैं। इसका मतलब ये सारी चीजें आपको पता है क्योंकि आपको HTML आती है, लेकिन ये नहीं दे सकते। तो JSX में ये काम हम करने लगे हैं आप, कि वी कैन डिफाइन कस्टम प्रॉपर्टीज। तो इसका मतलब ये टैग कस्टम है ना, तो हम इसमें ये काम कर सकते हैं। टेस्ट इक्वल्स टू, मैं टेस्ट समझाने के लिए कह रहा हूं या कुछ भी हो सकता है। तो अब ये मैं मिटा देता हूं, जस्ट आपके समझाने के लिए की थी। ये टैग है कस्टम, और ये उस कस्टम टैग का कस्टम प्रॉप है, यानी एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी को मैं क्या बोल रहा हूं? और अब आपने देख लिया एंकर टैग में प्रॉपर्टी क्या जरूरी है एक ही हो? नहीं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं। जितनी प्रॉपर्टीज आपको चाहिए वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे टेस्ट 1 कहूँ या कुछ और कहूँ, फिलहाल टेस्ट 1 ही कह देता हूँ, बाद में कुछ और भी कह दूं, या सिंपली इसे मीनिंगफुल रख लेते हैं। चलें, कोई पर्सन के फॉर एग्जांपल इसे यहाँ पे मैं नेम पास कर दूं, ठीक है, एंड लेट्स सी इट्स माय ओन नेम। और यहाँ पे मैं लेट्स सपोज एज पास कर दूं, और एज में लेट्स सपोज ये पास कर दूं। तो जब आप नंबर को देंगे ना, तो नंबर को कोट्स में तो नहीं दे सकते, क्योंकि नंबर को कोट में दिया तो वो स्ट्रिंग बन जाएगी, सिंगल या डबल कोट। तो फिर आप, जैसे हम एक्सप्रेशंस को लिखते थे ना, वैसे ही नंबर को लिखेंगे, ठीक है, करली ब्रैकेट के साथ। ठीक, एज की वैल्यू, अल्लाह माफ करे, 56 का नहीं हूं मैं,
इसी तरह आप यहाँ पे कोई और भी लिख सकते हैं। सॉरी, हाँ 18 लिख दें क्या, कौन सा किसी ने पूछना है, लिख देंगे जी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और इसके बाद हम कोई भी इज मैरिड, तो यहाँ पे मुझे या ट्रू या फॉल्स देनी है, तो अगेन मुझे ट्रू कोट्स में तो नहीं देना, अदरवाइज वो स्ट्रिंग बन जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, ट्रू वगैरह वगैरह। तो अभी सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपको ये सारे एट्रीब्यूट्स लिखे हैं या प्रॉपर्टीज लिखी हैं कि आप एक कस्टम टैग में जितने मर्जी प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई कर सकते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई करते क्यों है, देते क्यों है, इस सवाल का जवाब अभी मैंने नहीं दिया। इनकी जरूरत क्यों है, इसका जवाब नहीं दिया अभी। सिर्फ ये दिया कि जी किसी भी टैग को आप कस्टम प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं, और वो ऐसे करते हैं जैसे बिल्कुल HTML वाला स्टाइल है, टैग का नाम लिखें और टैग के क्लोज होने से पहले स्पेस देके जितने मर्जी एट्रीब्यूट। तो अब इस कंपोनेंट में, अब इसको पढ़ने का तरीका, इस कंपोनेंट में, कंपोनेंट का नाम है मेन। मेन कंपोनेंट में कितने प्रॉप्स पास हो रहे हैं, 4 प्रॉप्स पास हो रहे हैं। और प्रॉप्स अपने अंदर क्या रखे हुए हैं, डेटा ना, ठीक। तो याद रखिएगा कि प्रॉप्स पास करने का जो मकसद होता है ना, वो डेटा शेयरिंग होता है। अगर आप दो कंपोनेंट्स के दरमियान डेटा शेयर करना चाहते हैं, तो उसका पहला तरीका क्या है, यू कैन शेयर द डेटा थ्रू प्रॉप्स। दो कंपोनेंट्स में आप प्रॉप्स की मदद से डेटा शेयर कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त मैं किस कंपोनेंट के अंदर खड़ा हूं, ऐप में, और प्रॉप्स किस में पास कर रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं ऐप में होते हुए डेटा भेज रहा हूं किधर, मेन में। और भेजने का तरीका क्या है, थ्रू प्रॉप्स। दैट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई मसला तो बता दें। और फिर आपको यह भी बता दिया मैंने कि प्रॉप्स में जो डेटा भेजना है आपने, वो जितनी स्टेट्स की पॉसिबिलिटीज थी, यानी हम ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हैं, हम अरे भी भेज सकते हैं, हम स्ट्रिंग भी भेज सकते हैं, हम बुलियन भी भेज सकते हैं, और नंबर भी भेज सकते हैं। यानी जो डेटा टाइप्स हमने पढ़ी है वो सारी की सारी एज अ प्रॉप हम पास कर सकते हैं। यानी अगर मुझे आप कहते ना कि यहाँ मिसाल के तौर पे मैं लिखता जी स्किल्स, तो अब किसी बंदे में स्किल्स ज्यादा हो सकती है ना, गॉट इट, या डिग्रीज कह लें तो डिग्रीज भी मल्टीपल हो सकती हैं। तो मैं क्या करूं, स्किल्स मल्टीपल हो सकती हैं, तो क्या करूं, यहाँ कौन सा डेटा स्ट्रक्चर सूटेबल है, अरे, क्योंकि अगर स्किल्स मल्टीपल होंगी तो दोनों पॉसिबल है, या ऑब्जेक्ट या अरे। तो क्योंकि अगर मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ स्किल का नाम पास करना चाहता हूं, बाकी स्किल की कब ली कब नहीं ली, डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या वगैरह नहीं, तो मुझे नाम क्या देना पड़ेगा, अरे देनी पड़ेगी, गॉट इट। तो अरे में मेरे पास फॉर एग्जांपल पहली स्किल क्या है जी, कम्युनिकेशन। दूसरी स्किल क्या है जी, प्रोग्रामिंग। और अगर तीसरी स्किल अगर है तो डिजाइनिंग, जो कि नहीं है बाय द वे, लेकिन चले। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी प्रॉप है, लेकिन ये प्रॉप में कौन सा डेटा जा रहा है, स्ट्रिंग। ये भी प्रॉप है, कौन सा डेटा जा रहा है, नंबर। ये भी प्रॉप है, कौन सा डेटा जा रहा है, स्ट्रिंग। ये भी प्रॉप है, कौन सा डेटा जा रहा है। तो प्रॉप का नेम कुछ भी हो सकता है, डेटा भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये कस्टम है, तो नाम भी आपकी मर्जी का और डेटा भी आपकी मर्जी का। तो ये भी प्रॉप है, लेकिन डेटा किस टाइप का है, बात समझ आ गई। तो इसका अच्छा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अभी ऑब्जेक्ट का आपके जहन में कोई है आइडिया, तो मुझे बताएं किस किस्म के डेटा हम पास कर सकते हैं। नहीं, पर्सन तो ये पर्सन का ही है ना सारा कुछ, या आप यूं कह लें कि इस सारे को एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डाल दें, यानी इस सारे को एक ही प्रॉप का पास करें और इन सारों को उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बना दें। ये इस एग्जांपल के बाद हम ऑब्जेक्ट की एग्जांपल भी करते हैं। तो पहली बात तो ये जी कि प्रॉप होता क्या है। दूसरी बात यह है कि प्रॉप क्यों होता है, इसकी जरूरत क्यों पेश आती है। तो प्रॉप क्या होता है, आप किसी भी कस्टम टैग में, अब मैं कस्टम टैग का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि ऑनलाइन किसी ने सुन लिया तो शायद वो मुझ पर क्रिटिसाइज करे, यार ये कस्टम टैग नाम की कुछ। अब मैं इसे क्या बोलूंगा, कंपोनेंट। तो आप कंपोनेंट में प्रॉप्स पास कर सकते हैं, ये प्रॉपर टर्मिनोलॉजी है याद रखने की। तो प्रॉप्स क्यों पास करते हैं, जब आपको दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में डेटा शेयर करना होता है। तो प्रॉप्स में किस टाइप का डेटा शेयर कर सकते हैं, जिस मर्जी टाइप का डेटा आप चाहें शेयर कर सकते हैं। अब इससे अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और लोग बहुत ज्यादा इस पे कंफ्यूज होते हैं, जरा इसको गौर से समझ लीजिएगा, आपकी कंफ्यूजन इंशाल्लाह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। यहां से मैंने डेटा तो पास कर लिया, यहां पे वो डेटा रिसीव भी तो होना है ना। अच्छा, डेटा पास करने की वजह क्या होती है, कि यही डेटा किसी और कंपोनेंट में यूज हो, यही डेटा किसी और कंपोनेंट में, तो यूज तो तब होगा जब पहले यहां पे क्या होगा, रिसीव होगा। वहां से भेज दिया गया, यहां अभी हमने रिसीव नहीं किया।
तो अब हम चलते हैं जी डेटा रिसीव करने के लिए। तो याद रखिएगा कि वहां से जो भी हम प्रॉप्स पास करते हैं, जिस कंपोनेंट में वो प्रॉप्स पास होती हैं, वो कंपोनेंट क्या होता है? ऑब्वियसली फंक्शनल कंपोनेंट होता है, तो फंक्शन ही होता है ना। वो सारी की सारी प्रॉप्स आपको यहां रिसीव होती हैं एज एन आर्गुमेंट या पैरामीटर। ठीक। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि फंक्शन की तरह जैसे यहाँ नाम है, एज है, कॉल है, तो वहां इतने ही वेरिएबल्स हमें चाहिए। पहले वेरिएबल में नेम जाएगा, जैसे फंक्शन में आपने किया है, दूसरे वेरिएबल में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जितने भी प्रॉप्स है ना, रिएक्ट खुद इंटरनली इन सारों को इनकैप्सुलेट कर देता है एक ऑब्जेक्ट में। रिएक्ट खुद इनको क्या कर देता है? एक सारी प्रॉपर्टीज को एक ऑब्जेक्ट बना देता है। अब प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे आप, प्रॉप बोलेंगे। सारे प्रॉप्स को एक ऑब्जेक्ट बना देता है। मिसाल देता हूं, जरा सही समझेंगे आप। मैं यहां पे प्रॉप्स लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रॉप्स है ना, ये कन्वेंशन है, जरूरी नहीं कि आप प्रॉप्स ही नाम रखें, यहां पे कुछ भी नाम रख लें, आप यहां डेटा नाम रख लें। और एक, अब आप क्या अज्यूम करेंगे? अज्यूम नहीं करेंगे, है ही ऐसा कि ये डेटा क्या है। तो भाई प्रॉप तो उधर था, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? हाँ, आपकी बात एक 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 जमाने में ठीक हो सकती है कि ये प्रॉप्स रिसीव हो रही हैं, उस तरह से आप कह सकते हैं प्रॉप से, ठीक है। लेकिन अंदरूनी खाना आपके कॉन्सेप्ट क्या? तो डेटा में क्या आ रहा है? प्रॉप्स आ रही हैं। अब मैं आपको पूछूंगी पहली प्रॉप इसमें है? नहीं। रिएक्ट ने क्या कर दिया, जितनी भी प्रॉप्स आप वहां से अलग अलग पास करेंगे, ये उनको खुद ही ऑब्जेक्ट बना देगा। तो डेटा क्या है? अब ऑब्जेक्ट है। तो ये वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर राइट हियर। तो कन्वेंशनली कन्वेंशनली इसको नाम क्या दिया जाता है? प्रॉप्स नाम दिया जाता है। हालांकि जरूरी नहीं है प्रॉप्स नाम रखा जाए, तो प्रॉप्स जरा एक मीनिंगफुल एसेंस क्लियर करता है। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं यहां पे लॉग करूं, मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए कंसोल पे? आउटपुट की शक्ल क्या होनी चाहिए? नहीं, शक्ल क्या होनी चाहिए? ऑब्जेक्ट। गॉट इट? लेट्स सी। नजर आ रहा है? तो ये ऑब्जेक्ट किसने बनाया? मैंने तो नहीं बनाया, मैंने तो अलग अलग प्रॉपर्टीज दी थी। तो जो पहली प्रॉपर्टी थी कौन सी थी? नेम। उसने नेम यासिर कर दिया। दूसरी क्या थी? एज, और उसने खुद ही ऑब्जेक्ट बना लिया ना, जिस तरह ऑब्जेक्ट। और तीसरी थी स्किल्स, और उसके आगे उसने पूरी क्या दे दी? एक अरे दे दी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दो बड़े मेजर बैकबोन है रिएक्ट के, प्रॉप्स और स्टेट। इसके बगैर रिएक्ट की इमारत शुरू ही नहीं हो सकती। तो इसलिए इन पे बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूँ। तो और अगले हर कॉन्सेप्ट में यूज यही होने हैं, यानी इनकी बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। तो अब सवाल यह है कि अभी तक मैंने एक ऑब्जेक्ट को बतौर प्रॉप पास नहीं किया। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को भी बतौर प्रॉप पास करता, तो वो यहां कैसे रिसीव होता? जरा गेस करें। यस, यू आर राइट, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। ट्राई कर ले अगर कंफ्यूज ना हो तो। इसीलिए मैंने ऑब्जेक्ट को पहले नहीं किया, मैंने ऑब्जेक्ट को सेपरेट अकेला छोड़ा। अच्छा, उससे भी पहले जरा एक और चीज देख लें। नॉर्मली रिएक्ट में जब इतनी ज्यादा प्रॉप्स पास हो रही होती है ना किसी कंपोनेंट में, तो आप इस तरह एक लाइन में नहीं देखेंगे, वो आप इस तरह से देखेंगे। जस्ट रीडेबिलिटी आसान होती है, बाकी फर्क कोई नहीं पड़ता। आपने अक्सर कोई कंपोनेंट अगर देखा होगा तो वो इस शक्ल में देखा होगा। दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस। ये सारा, ये कंपोनेंट का नेम है और ये सारी इसकी क्या है। तो इस तरह रीडेबिलिटी भी आसान हो जाती है बजाय एक लाइन में इतना लंबा लिखने के। अब मैं इसमें पास करता हूं जी क्या? एक ऑब्जेक्ट। तो मेरे पास अभी कोई ऐसा सीन या कोई सिनेरियो है कि हम ऑब्जेक्ट, कौन सी इंफॉर्मेशन, अच्छा हाँ, अगर मैं इसी को ऑब्जेक्ट बना दूं, बना सकता हूं ना? कैसे बना सकता हूं? अब यानी ये अरे भी पॉसिबल है, या मैं यूं कर लें कि डिग्रीज कह लेते हैं। हो सकता है किसी बंदे के पास बहुत सारी डिग्रीज हो। तो ये जो करली ब्रैकेट्स हैं पहली, ये तो वेरिएबल को लिख रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर ये दूसरी हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? ऑब्जेक्ट को। जो बाहर वाली है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? डायनामिक वैल्यू को ना, जैसे नंबर लिखते हैं, जैसे हम अरे लिखते हैं, या किसी एक्सप्रेशन को डायनामिक वैल्यू या एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अंदर वाली ब्रैकेट्स किसको डिनोट कर रही हैं? कि हम अब
डिग्री की या डिग्रीज के प्रॉप को जो वैल्यू दे रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। बात समझ आ गई? इस ऑब्जेक्ट में क्या होना चाहिए? की वैल्यू पेयर। अगेन ये सेम लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, फिर आप इसको भी ब्रेक कर लें। अब मैं कहता हूँ जी, मैं कहता हूँ कि DEG डिग्री 1 कौन सी है जी? फॉर एग्जांपल जी, करेक्ट? ये सेंस बना रही है नहीं बना रही है, दैट इज नॉट द इशू, मैं सिर्फ सिंटैक्स समझा रहा हूँ। अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज की वैल्यू पेयर में होती हैं, तो मैं यहाँ पे क्या जाऊंगा? डिग्री 2, ये हो जाएगी फॉर एग्जांपल। इसी तरह यहाँ पे मैं लिखूंगा जी डिग्री 3, और दैट इज मैं लिखूंगा जी ग्रेजुएशन। इसी तरह मैं डिग्री 4 और वो मैं लिखूंगा जी फॉर एग्जांपल मास्टर्स। अब आप सही समझे थे कि अब मैं जब था, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेन प्रॉप्स वाले ऑब्जेक्ट के अंदर नेस्ट हो गया आएगा। यू आर गेटिंग द पॉइंट? गॉट इट? अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूं और ये देखता हूं तो देख लें एज। अच्छा, आप ये कहेंगे यहाँ ऑर्डर कुछ हो रहा है, वहां ऑर्डर कुछ हो रहा है, तो ये खुद से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कैलकुलेट करता है। कंसोल लॉग ऑर्डर डजंट मैटर एक्चुअली, ठीक है? आपकी वैल्यूज पूरी होनी चाहिए। तो उसने देखें असेंडिंग में किया है, ए फिर डी फिर आई फिर एन फिर क्यू फिर एस। तो ए तो हमने, हमारा पास सिर्फ ये नई चीज आई है डिग्रीज, और ये क्या है बेसिकली की नेम, और उसके आगे क्या है? एक पूरा ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो डिग्री 1 उसी तरह सारा कुछ एज इट इज आ गया। तो ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट आया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेन ऑब्जेक्ट है ये कौन बनाता है? ये रिएक्ट खुद बनाता है। जब भी आप किसी कंपोनेंट में प्रॉप पास करेंगे, चाहे एक प्रॉप क्यों ना पास करें, वो आगे रिसीव किस शक्ल में होगी? ऑब्जेक्ट की शक्ल में होगी। दो प्रॉप पास करें फिर भी ऑब्जेक्ट, तीन, जितनी मर्जी प्रॉप्स पास करें वो एक ही ऑब्जेक्ट रिसीव होगा आगे। यहां तक बात क्लियर हो गई है? प्रॉप्स यूज किस लिए होती हैं ये भी पता लग गया। डेटा शेयरिंग के लिए। डेटा शेयरिंग किस में? दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में। बाय डिफॉल्ट रिएक्ट में जो डेटा का फ्लो है वो एक डायरेक्शन में होता है। बाय डिफॉल्ट से मुराद, पता नहीं बाय डिफॉल्ट लफ्ज ठीक है या नहीं, लेकिन टिपिकली रिएक्ट का जो डेटा फ्लो है वो यूनी डायरेक्शनल है। टिपिकली से मुराद ये है कि ये वाइसा वर्सा भी पॉसिबल है। वो कैसे पॉसिबल है वो आगे चल के एक अलग कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ना इनको जरा थ्योरेटिकली इनकी जरा ये थोड़ी सी जान लें, डेप्थ भी जान लें। मेरे पास था जी एक ऐप का कंपोनेंट। ऐप के पास था कुछ डेटा, और उसने वो डेटा शेयर करना था किसके साथ? मेन के साथ। तो इसने क्या किया? यहां से प्रॉप्स भेजे यहां पे। अब मैं अज्यूम करता हूं कि इसी ऐप में एक और कंपोनेंट था हेडर का, और इसी ऐप में एक और कंपोनेंट था फुटर का, जो अभी मैंने कमेंट किए हैं। यही डेटा जो ऐप ने मेन में भेजा है वो इसको इधर भी भेजना था, तो क्या करेंगे? हेडर का कंपोनेंट लिख के उसमें भी प्रॉप्स पास कर देंगे। अगर यही डेटा उसको इधर भी भेजना है तो क्या करेंगे? फुटर का कंपोनेंट लिख के उसमें भी प्रॉप्स पास कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे ट्री में, ये ट्री बन रहा है ना अभी, ये ट्री के एक ही लेवल है, मैं अभी निचले लेवल लेके जाऊंगा। जहां भी डेटा शेयर करना हो तो पेरेंट अपने चिल्ड्रन को डेटा शेयर कर सकता है थ्रू प्रॉप्स। अब मिसाल के तौर पे मेन के अंदर 3 सेक्शंस हैं, 4 सेक्शंस हैं, 6 सेक्शंस हैं, या 100 सेक्शंस हैं, जितने मर्जी हैं। तो जो ऐप में डेटा है वो इस कंपोनेंट को चाहिए, लेट सपोज। ऐसा अभी तक कोई तरीका हमने नहीं पढ़ा कि ऐप ये डेटा डायरेक्ट उड़ा के यहां तक पहुंचा दे। ऐप को क्या करना पड़ेगा? अपनी उस पूरी हायरार्की को फॉलो करना पड़ेगा। ऐप पहले वो डेटा शेयर करेगा किसके साथ? थ्रू प्रॉप्स। मेन किसकी तरफ भेजेगा? इसके साथ। कैसे? थ्रू प्रॉप्स। प्रॉप्स के अलावा तो कोई तरीका ही नहीं पढ़ा हमने। फिर हो सकता है कि इसका भी एक या दो चिल्ड्रन हो और डेटा इनको चाहिए हो, तो फिर ये किसको शेयर करेगा? इस तरह से ये बहुत बड़ा ट्री बन सकता है, और बहुत बड़े ट्री के किसी भी लीव को या किसी भी इंटरमीडिएरी नोड को किसी भी वक्त डिवाइड हो सकता है। वो कैसे शेयरिंग पॉसिबल है? थ्रू प्रॉप्स। यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाए, और वो प्रॉब्लम ये है, उसका हल नहीं बताऊंगा, प्रॉब्लम जरूर बताऊंगा। और आपके जहन में आ भी गया होगा, यार डेटा इसको चाहिए
और इस से चाहिए, इन दोनों का क्या कसूर है? इनको मैं क्यों यूज कर रहा हूं बीच में वैसे ही? गॉट इट? बहरहाल ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? प्रॉप्स ड्रिलिंग। ड्रिल का मतलब पता है ना, ऊपर से नीचे तक ड्रिल करके पहुंचना। ये एक प्रॉब्लम है। अभी सॉल्यूशन नहीं समझाने का वक्त, लेकिन प्रॉब्लम जरूर समझ लें। जब सॉल्यूशन समझाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम ड्रिलिंग है। तो एक प्रॉब्लम तो प्रॉप्स का, आप यानी प्रॉप्स का फायदा भी पढ़ लिया कि यार डेटा शेयरिंग इज वेरी कॉमन इन द एप्लीकेशन। अभी मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी दिखाने लगा हूं कि जिसमें आप सोच रहे होंगे यार क्यों ये रियल टाइम में कहां हमें यूज हो सकता है। बहरहाल जब आपको नेस्टेड ट्री में किसी एंड चाइल्ड पे या किसी डीप चाइल्ड को डेटा रिक्वायर्ड हो और सबसे ऊपर वाले पेरेंट पे से चाहिए हो, तो बीच में जितने भी नोड्स आ रहे हैं सारों से उस डेटा को गुजार के वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। ये इसको कहते हैं बेसिकली प्रॉप्स ड्रिलिंग। और ये प्रॉप्स ड्रिलिंग एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जिसको डेटा चाहिए सिर्फ उसी तक पहुंचना चाहिए, बाकी तो बीच में मतलब खामखा रिसोर्सेज की वेस्टेज ही है ना। वी शुड नॉट डू दैट। खैर, प्रॉप्स ड्रिलिंग है तो दो बातें आपने नोट करनी है। पहली बात तो ये कि प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होती है, दूसरी बात प्रॉप ड्रिलिंग एक प्रॉब्लम है। अगली बात मैंने आपको कहा है कि बाय डिफॉल्ट या टिपिकली रिएक्ट की एप्लीकेशन में डेटा अपना मूव करता है फ्रॉम पेरेंट टू, पहचान लिया आपने? ऐप पेरेंट था, मेन क्या था? अच्छा, पेरेंट चाइल्ड के कंपोनेंट की पहचान क्या होती है? जिस कंपोनेंट में दूसरा कंपोनेंट रेंडर हो रहा होता है, तो रेंडर होने वाला चाइल्ड होता है, जो रेंडर कर रहा होता है वो। जैसे ऐप पेरेंट है और मेन, ये तो बात समझेगी। इसी तरह मेन के अंदर भी जाके मजीद रेंडर कर सकते हैं आप। तो पहली बात तो ये है कि मतलब दो बातें हो चुकी ना, प्रॉप्स ड्रिलिंग और डेटा शेयरिंग का फ्लो फ्रॉम पेरेंट टू। व्हाट इफ डेटा इज हियर and we need this data back into the parent component? एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, डेटा इज हियर and we need this data in the other part of the tree, चिल्ड्रन में नहीं, सिबलिंग में या सिबलिंग के किसी दूसरे चाइल्ड में। फिर भी प्रॉब्लम। अब क्या प्रॉब्लम है? अब ये प्रॉब्लम है कि डेटा को रिवर्स लेके जाना है। ऑडिट, यानी जब भी आपको चाइल्ड से पेरेंट की तरफ डेटा ले जाना हो, तो डायरेक्टली ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एक टेक्निक यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं लिफ्टिंग। ये सिर्फ नाम से फेमिलियर करवा रहा हूं आपको, मैं बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा समझ आएगा। और नामों से फेमिलियर करवाने का भी एक मकसद है कि आपके जहनों में ये सवाल आ सकते हैं, अच्छा ये डेटा फ्लो हो रहा है, ठीक है जी, दैट्स ये तो बड़ा आसान है। लेकिन अगर हमें चाइल्ड से वापस पेरेंट में, अच्छा फिर एक और मसला है कि डायरेक्ट पेरेंट तो तक जा नहीं सकता, तो स्टेट लिफ्टिंग के भी दो लेवल होंगे। पहले ये अपने पेरेंट को देगा, वो उसको देगा, और फिर वो जाके ट्री के दूसरे हिस्से में शेयर करेगा। ये पॉसिबल होगा थ्रू द कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज स्टेट लिफ्टिंग। अब आपको ये समझ आ गया जी प्रॉप्स क्या होता है, प्रॉप्स क्यों होता है, प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होता है, स्टेट लिफ्टिंग क्या होता है, और डेटा शेयरिंग का क्या मतलब है, और डेटा फ्लो क्या है रिएक्ट में डिफॉल्ट पेरेंट से चाइल्ड, और अगर पीछे जाना हो वापस रिवर्स में तो स्टेट लिफ्टिंग होती है, और अगर किसी नेस्टेड लेवल पे डेटा हो तो स्टेट लिफ्टिंग भी मल्टीपल लेवल्स पे होती है। तो अब आपने देखा कि बहुत सारे मजे भी आए आपको और जहनों में बहुत सारे सवाल भी आ गए, यार एक ही ड्रामा है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना यार तुम मैट्रिक कर लो अगे जिंदगी सारी आसान हो जाएगी। मैट्रिक तो बात करते होना पे कर लो जिंदगी आसान हो जाएगी, तो आसान तो कहीं भी नहीं होती। तो उन्होंने कहा जी जावास्क्रिप्ट को छोड़े रिएक्ट सीख लो जिंदगी आसान हो जाएगी। तो आसान जरूर हो जाएगी, लेकिन पहले सीखना भी तो पड़ना है इसको। बहरहाल आई होप कि ये चीजें क्लियर है। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, अदरवाइज मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये तरीका ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको? इतना रश पड़ गया इस पे, अच्छा नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं अच्छा नहीं, मतलब अच्छा है डेटा, लेकिन ये मतलब रश पड़ गया ना। अगर चार कंपोनेंट्स हैं, उनकी भी प्रॉप्स की लिस्टें लगी हुई हैं, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली कोशिश ये करते हैं कि जब प्रॉप्स पास करें ना और प्रॉप्स में डेटा ज्यादा हो, तो हम बना लेते हैं जी लेट पर्सन, क्योंकि ये सारा डेटा किसी एक पर्सन से रिलेटेड है ना, नहीं? हाँ ना? तो लॉजिकली पर्सन क्या है? एक ऑब्जेक्ट है ना, रियल लाइफ में एग्जिस्ट करने वाला। तो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट भी किससे किया जाना चाहिए? ऑब्जेक्ट से किया जाना चाहिए ना। आप कहेंगे ऑब्जेक्ट से हो तो रहा है यहाँ पे, वो तो हम तो नहीं कर रहे ना, वो तो वो कर रहा है, वो हमसे ज्यादा समझदार है। तो हमें भी तो इंटेलिजेंस का सबूत देना चाहिए। तो हमें ये डेटा सारा ऐसे नहीं करना चाहिए। पर्सन का नेम क्या है जी? यासिर।
इसकी एज क्या है जी? 33। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है जी? दिस इज मैरिड क्या है जी? एक दफा ट्रू हो गया ना, एक दफा फॉल्स भी होना चाहिए। ठीक है, ओके। और इसकी स्किल्स क्या है जी? स्किल्स में जरा ज्यादा देर लगेगी टाइप करने में, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। और आपको पता है ऑब्जेक्ट में इक्वल नहीं होता, इक्वल की जगह क्या होता है? कॉलन होता है, बाकी काम वही होगा। और यहाँ पे ऑब्वियसली चूंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये फॉर्मेलिटी भी, क्योंकि अब हम जेएसएक्स में तो नहीं लिख रहे ना कोई चीज। ये करली ब्रैकेट्स एक्सप्रेशन के लिए कहाँ यूज होती हैं? जेएसएक्स के अंदर। अब हम ऑब्जेक्ट कहाँ बना रहे हैं? जेएसएक्स से बाहर, तो हमें वो करली ब्रैकेट्स की जरूरत भी नहीं है। फिर आगे आ जाए जी, ये जो डिग्री वाला है, तो इसमें भी एक करली ब्रैकेट्स तो खत्म हो जाएंगी, यानी ये करली ब्रैकेट भी खत्म हो जाएंगी और ये भी खत्म हो जाएंगी। और आपको पता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो ये भी खत्म हो जाएगा, तो ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट नहीं बन गया? और सारी इंफॉर्मेशन किस में आप, और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आप इसको हटा के की का नाम पर्सन, प्रॉप नेम पर्सन, और प्रॉप की वैल्यू भी पर्सन। ये पर्सन नाम मैंने खुद से दिया, जो मेरी मर्जी, और ये पर्सन, ये वाला पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दिया। बात समझ आ गई है? अगर ये समझ आ गई है तो अगला जवाब आपने देना है। ये पर्सन का ऑब्जेक्ट यहां से एज अ प्रॉप पास कर रहा हूं, यहां रिसीव होगा, मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? मुझे यहां उसकी शक्ल बनवा दे। अब मैं कंसोल ओपन करूंगा तो वहां तो दिख जाएगा ना सारा। तो यहाँ शक्ल बनवाएं जरा, यहाँ मुझे कंसोल पे क्या आएगा? पर्सन, पर्सन लिखूं? पर्सन आएगा नहीं, एरो को छोड़े ना, मतलब वो एक्सपेंड करके, मतलब समझें कि किस शक्ल में रिसीव होगा, क्या होगा। क्या मैं तो क्या लिखूं? क्या मुझे डिक्टेट करें ना? नहीं, ऑब्जेक्ट का मतलब ओ बी जे ई सी टी लिखूं? अच्छा जी, ओ बी जे ई सी टी के अंदर कैसे पर्सन होगा? आगे करली ब्रैकेट्स लिखूं, क्या लिखूं? अच्छा, इस ऑब्जेक्ट का मतलब बेटा यही है ना, ऑब्जेक्ट लिटरल्स यूज कर लें, ऑब्जेक्ट का कीवर्ड लिखें, ऑब्जेक्ट लिटरल्स, एक ही बात है ना। अच्छा, तो डिक्टेट सही तरह से करें ना, बंदे के बदलोगे ना। अच्छा, ये हो गया, ठीक है, गुड। मैं सॉरी, मजाकन कह रहा हूँ। यहाँ लिखूं जी पर्सन, और नहीं, डिक्टेट का मतलब मुझे वो वर्ड या वो लेटर बताएं जो लिखूं मैं। बाकी भी बोले ना, थोड़ा भी आके इक्वली इसी क्लास ही। मुझे डिक्टेट करें, मुझे ने पूछे या बताएं, कुछ नहीं। करली ब्रैकेट्स लिखें ऐसे, अच्छा इक्वल्स टू लिखें ऐसे, और अंदर सारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। परफेक्ट। एक गलती है, वो कोई इंप्रूव करा दे। इक्वल्स टू नहीं आएगा, क्योंकि बेटा की वैल्यू में ये नहीं आता, ये आता है। अब ऐसा क्यों हुआ, जरा देख लें गौर से। मैंने कहा था जी आंखें बंद करके प्रॉप्स में जो कुछ भी आता है ना, पहली ब्रैकेट लगा दें यार, इधर ऑब्जेक्ट ही आएगा, दैट्स इट। तो ये पहली जो ब्रैकेट्स हैं ये इस वजह से। अच्छा, उस ऑब्जेक्ट में जो कुछ, क्या कुछ आएगा? की वैल्यू पेयर। तो अगली बात ये देख लें कि इधर जो ये नेम दिए ना, ये बन जाएगी की, और ये जो चीज है ये बन जाएगी वैल्यू। तो ये पर्सन यहां आके बन गई की, और वैल्यू में क्या बना? वैल्यू में ये पर्सन, और इस पर्सन की वैल्यू क्या है? ये वाला पूरा ऑब्जेक्ट। अब जरा मैं आपको कंसोल दिखाता हूँ जरा, अगर आपने सही समझा हुआ। ये देखें ऑब्जेक्ट, मैंने कहा था ना वो ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं हर दफा लिखा हुआ है। इसको एक्सपेंड करें तो की नेम क्या है? पर्सन, और इसके आगे क्या है? एक्सपेंड करें तो पर्सन की, और ये पूरा ऑब्जेक्ट। एक चीज आप देख रहे होंगे और ये आपको बहुत तंग करेगी, हर जगह पे लिखी हुई नजर आएगी, ये खुद ब खुद प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट, प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली होता है प्रोटोटाइपल, प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस के लिए। जावास्क्रिप्ट मैंने आपको कहा एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। इस प्रोटोटाइप को आप नहीं समझेंगे, ना समझना मकसूद है काफी अगले लेवल तक। लेकिन मैं जस्ट बता देता हूँ कि प्रोटोटाइप है क्या, भला अगर कोई इंटरव्यू में पूछे कि प्रोटोटाइप क्या होता है। मैंने आपको कहा कि जावास्क्रिप्ट में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ना पेरेंट चाइल्ड ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। एक ऑब्जेक्ट दूसरे का पेरेंट, दूसरा
तो इसी तरह ये हायरार्की पीछे भी जाती है, जद्दे अमजद तक पहुंचती है जाके। तो एक कोई ऐसी चीज है जो सबका पेरेंट है। नहीं, विंडो तो इन टर्म्स ऑफ डॉम है ना, मैं अब डॉम की बात नहीं कर रहा ना। विंडो है ग्लोबल ऑब्जेक्ट, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ, और विंडो किधर एग्जिस्ट करता है? ब्राउजर में। अभी मैं ब्राउजर की तो बात ही नहीं कर रहा, डॉम की बात तो नहीं कर रहा ना मैं, समझ आई बात? तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज है जो सबकी पेरेंट है, वो ऑब्जेक्ट है। कीवर्ड ऑब्जेक्ट इटसेल्फ जद्दे अमजद है। ऑब्जेक्ट कीवर्ड कैपिटल ओ के साथ जहां लिखा हो, ये बाकी तमाम ऑब्जेक्ट्स का पेरेंट है। समझ आई बात? तो ये जो प्रोटोटाइप है ना, ये शो ये करता है कि ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है ना, ये भी किसका चाइल्ड बन गया? आज अगर कोई नया न्यूली बॉर्न बेबी हो, तो आप अगर उस बेबी को कहेंगे जी कि आपके जो फादर हैं वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, तो गलत होगा? गलत होगा? नहीं होगा ना। बस जो भी बेबी बॉर्न हो, वो अल्टीमेटली अंडरस्टूड है कि वो किसी ना किसी इंसानी नस्ल से होगा, और अगर इंसानी नस्ल से होगा तो उसके जद्दे अमजद में या उसके वालिद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम तो लाजमी आएगा ना। मतलब आई डोंट नो ये एग्जांपल मैं सही दी है गलत दी है, लेकिन जस्ट समझाने के लिए, ठीक है, कि जो भी ऑब्जेक्ट नया क्रिएट करेंगे वो अल्टीमेटली जाके किससे लिंक हो जाएगा? खुद ही। ये कहानी ये है प्रोटोटाइप। आपको इसको खोलने की और इसको समझने की फिलहाल जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बहुत क्यूरियस है तो समझना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने टॉपिक का नाम बता दिया, प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस, तो उसके जाके देख लें अगर समझ आती है। खैर, ये तो ज़िमनन अलग से टॉपिक था। बहरहाल आपका टॉपिक ये था कि आप जब प्रॉप्स पास करते हैं एक एक करके, वो भी क्या बनती हैं? ऑब्जेक्ट। आप जब प्रॉप पास करते हैं एक ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो वो एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट बन जाता है। किसका नाम रख लें? कीवर्ड ना हो, बस कैपिटल ओ कीवर्ड है, कैपिटल ओ के साथ ऑब्जेक्ट कीवर्ड है, तो कन्फ्लिक्ट कर सकता है इट माइट। जैसे आपने वो देखा नहीं, जीएसएक्स में क्लास जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड है, दोबारा आप क्लास नहीं लिखेंगे जीएसएक्स में, क्लास नेम लिखते हैं। आप लिख के देखें, वो एरर नहीं देगा, वार्निंग जरूर देगा। आप यहाँ क्लास लिख के देखें, वो एरर नहीं देगा, रोकेगा नहीं आपको, लेकिन वो वार्निंग देगा कि भाई फ्यूचर के किसी रिएक्ट के वर्जन में ये चीज अलाउ ही नहीं होगी। तो अगर आपका कोड चलना है, फ्यूचर में क्लाइंट ने प्रोडक्शन पे डाला होगा और आपने कहीं क्लास यूज की होगी और रिएक्ट का वर्जन उसने अपग्रेड किया हो, और आपकी सारी क्लासेस सारा कुछ ब्रेक, इसलिए ये चीजें तैयार कीजिए। बात खैर, ये कहानी अभी आगे है, बहुत ज्यादा ये रिपीट भी होंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। जो चीज है, ये जो पॉइंट ऑफ फोकस है आज के लेक्चर का, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रॉप्स। और मेरे ख्याल में प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए 5 से 10 मिनट काफी होते हैं, तो मैंने 40 मिनट लगा दिए इसकी एग्जैजरेशन में और इसकी तारीफें बयान करने में और इसकी मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज बयान करने में। इससे इसकी वर्थ का अंदाजा लगा लेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इस पर टाइम ज्यादा लगाया। ले जी, दो कॉन्सेप्ट्स हो गए आपके, प्रॉप्स, स्टेट्स, या स्टेट्स एंड प्रॉप्स। रिएक्ट में स्टेट्स एंड प्रॉप्स। अब जरा एक छोटी मोटी कोई एक वो बना लें। आप सबने बूटस्ट्रैप तो पढ़ी हुई है ना? पढ़ी हुई है ना? तो जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जरा इनका कुछ छोटा सा प्रैक्टिकल शेप दे देते हैं इनको। समझ आ गई बात? इंशाल्लाह मजा आएगा, ये सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी दोबारा से। तो मैं इसको अब कर देता हूँ डिलीट, और मैं एक चीज बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ जी, फॉर एग्जांपल क्या बनाता हूँ, हाँ, मैं बनाता हूँ जी वेरी क्विकली, आखिरी 20 मिनटों में हम बनाते हैं KFC। मकसद KFC का डिजाइन बनाना नहीं है, मकसद जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो इधर इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है? 1 2 3 4 कार्ड्स हैं, ये अभी 4 है, फ्यूचर में 400 भी हो सकते हैं, 4000 भी हो सकते हैं, तो हमने ये डिजाइन करना है। दूसरा, अगर मैं इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करूं इस पूरी वेबसाइट को, तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक? अगेन, हर डेवलपर के कंपोनेंट की डेफिनेशन अपनी है, यानी हर डेवलपर ने खुद डिसाइड करना है कि मैंने कौन सी चीज को कंपोनेंट बनाना है। 2 3 चीजें मद्देनजर रखनी होगी, कि वो कंपोनेंट जेनेरिक हो, रीयूजेबल हो, गॉट इट? और इस तरह की 1 2 चीजें और भी हैं जो हम ऑब्वियसली देखेंगे। तो मैं ये चाहता हूं जी कि मैं ये जो टॉप नेव बार है ना, इसको एक कंपोनेंट बना लूं। मैं दूसरा ये चाहता हूं जी कि मेरे पास ये जो कैरोसेल है ना, इसको एक कंपोनेंट बना लूं। अच्छा, इस इन दोनों को कंपोनेंट बनाने की वजह क्या है? अगर मेरे पास मल्टीपल पेजेस होंगे तो हर पेज पे नेव बार होगी, तो अगर कंपोनेंट अलग बना होगा तो मैं क्या करूंगा? हर पेज पे कंपोनेंट इंपोर्ट करके रेंडर कर दूंगा, दैट्स इट।
एक दफा बनाया, बार बार रीयूज किया। कैरोजल को कंपोनेंट में रखने की क्या वजह है कि कैरोजल भी मल्टीपल पेजेस पे रिक्वायर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो मैं कहूंगा जिस जिस पेज पे कैरोजल दिखाना है वहां इंपोर्ट करके कैरोजल रेंडर कर दें, जिस पे नहीं, फिनिश। पता लग गया। आपको पता है कि ये जो कैटेगरीज है ना, ये एक कैटेगरी को अगर मैं कंपोनेंट बना लूं तो देख लें यहाँ कितने रेंडर हो रहे हैं। 1 2 3 4 5, इस वक्त 6 कैटेगरीज हैं, फ्यूचर में 12 भी हो सकते हैं। तो मुझे एक कंपोनेंट बनाना होगा कैटेगरी को, इसी को रेप्लिकेट करूंगा कितनी दफा, 6 दफा। रीयूजेबिलिटी, समझ आ गई बात। आगे चले, नीचे आ जाए। मुझे प्रोडक्ट को रेंडर करने में मैंने कहा 400 प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, 4000 प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन सारे प्रोडक्ट्स मोर और लेस एक ही शक्ल के होते हैं, बीच में डेटा डिफरेंट होता है। तो मैं एक कार्ड का कंपोनेंट बना लूं, उसे बार बार रीयूज कर लूं। गॉट इट। इसी तरह फुटर का एक कंपोनेंट बना लूं। तो अभी तक मैंने कितने कंपोनेंट डिसाइड किए हैं? एक नेपबार का, दूसरा कैरोजल का, तीसरा कैटेगरीज का, चौथा कार्ड्स का। इनमें से मैं सिर्फ एक से दो कंपोनेंट अभी बनाऊंगा, एक नेपबार का और एक कार्ड्स वाला। ठीक है, पूरा डिजाइन भी आगे इसका पार्ट है, हम जाएगा कोई पूरी फुल फ्लेज वेबसाइट भी देखेंगे, उसमें बड़ा कॉम्प्लेक्स लेआउट और रेंडरिंग करेंगे। खैर, अभी मैंने वो एरर क्यों दे रहा है, बिकॉज मैंने पर्सन की प्रॉप यहाँ पास की थी, तो वो यहाँ से हटा दी, और फिर यहाँ भी ऑब्वियसली मुझे पर्सन की प्रॉप रिमूव करनी पड़ेगी। आई एम बैक टू द वेरी सिंपल। अब सबसे पहली बात यह है जी कि अभी तक हमने ये जो एक्सपोर्ट का लफ्ज है ना, ये सिर्फ डिफॉल्ट के साथ पढ़ा है। शायद शुरू के किसी में हमने क्लास कहा था कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो तरह के होते हैं। ठीक, अभी तक हमने एक ही पढ़ा है, एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट। और जब इसे इंपोर्ट किया था तो फिर इंपोर्ट और इंपोर्ट के साथ ये इत्तेफाक से इसी के नीचे आ गया कि मैं ये भी इंपोर्ट कर रहा हूं विद करली ब्रैकेट्स। तो आपने आज तक मुझसे सवाल नहीं किया, हालांकि करना चाहिए था सर, इधर आपने ब्रैकेट्स यूज नहीं किए, इधर आपने ब्रैकेट्स यूज किए, ये क्या तरीका है? बाकी सारा कुछ सेम है। अभी ये क्लियर होने वाला है कि हम कब इंपोर्ट करली ब्रैकेट के साथ करेंगे। सर जाजिब साहब, आपका सवाल था ये आज। और कब हम करली ब्रैकेट्स के, फिर आप ये चीज भी देख रहे हैं कि जो ब्रैकेट्स के अंदर है वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, लोअर केस से, और जो बगैर ब्रैकेट का वो कहां से स्टार्ट हो रहा है। इससे क्या आप नतीजा अखज कर सकते हैं कि जब भी आप किसी कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करेंगे तो वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करेंगे, और जब उसे इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट करते वक्त करली ब्रैकेट्स, अदर देन कंपोनेंट्स, कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे वो डिफॉल्ट के साथ नहीं करेंगे। अच्छा, ये इसका मतलब क्या, अभी समझ आ जाएगा। फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूं, वैसे कंफ्यूज करेगा। ठीक जी। सो मेरे पास हेडर का कंपोनेंट ऑलरेडी बना हुआ है रिएक्ट में ना। वैसे तो रिएक्ट स्ट्रैप, अगर बूटस्ट्रैप को आपने रिएक्ट के साथ यूज करना है तो रिएक्ट स्ट्रैप एक पैकेज है कंप्लीट, जिसमें कंपोनेंट्स बने बनाए पड़े होते हैं। लेकिन अभी हम रिएक्ट स्ट्रैप में भी जाएंगे। अभी मैं सिंपली बूटस्ट्रैप, जो नॉर्मल बूटस्ट्रैप है ना, उसको रिएक्ट की एप्लीकेशन के साथ अटैच करता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी getbootstrap.com, cdn लिंक्स यूज कर लेता हूँ, बाद में हम इसको भी चेंज कर लेंगे। सो मेरे पास ये दो सीडीएन लिंक्स हैं जी। आपको पता है बूटस्ट्रैप का लेटेस्ट वर्जन में एक आपको सीएसएस की फाइल ऐड करनी होती है और एक आपको स्क्रिप्ट की फाइल ऐड करनी होती है। ये ऐड कहाँ करेंगे, इसे आप क्लिक करें तो ये भी आपको पता है कि अल्टीमेटली हमारी हर चीज कहाँ रेंडर हो रही थी, इंडेक्स में। तो आप और हेड टैग में इसकी सीएसएस फाइल लिंक कर दें, ये देखें min.css, और फुटर टैग में जाके आप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, ये जो बंडल जेएस है ना, बंडल डॉट मिन, बूटस्ट्रैप डॉट बंडल कर दी, बस आपका बूटस्ट्रैप चल पड़ेगा। ठीक, इतना काम करने के बाद आप इसको कर दे बंद। अब अजान हो जाए तो हम कंपोनेंट बनाते हैं। पहले अपना बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट को रिएक्ट के कंपोनेंट में बदलते हैं।
ओके जी, सो हमने बूटस्ट्रैप अटैच कर लिया। अब हमने बूटस्ट्रैप की नेव बार बनानी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली मैंने बंद कर दी शायद, बूटस्ट्रैप पे जाएंगे और यहाँ पे जाके इसके कंपोनेंट्स में सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे नेव बार। ये आपको पता है, अगर जिसने पढ़ी हुई है बूटस्ट्रैप या वेब डेवलपमेंट यहीं से, तो उसको बेहतर अंदाजा है। मैं यहाँ से ये बूटस्ट्रैप की नेव बार कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद स्ट्रेट अवे अपने यहाँ पे जाऊंगा, कंपोनेंट्स में हेडर में रखूं। हेडर में तो नेव बार के अलावा कुछ और भी आ सकता है भाई। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक कंपोनेंट बनाऊंगा और उस कंपोनेंट को क्या नाम दूंगा, नेव बार डॉट JSX, और यहाँ पे अपना वो जो बेसिक स्केलेटन है वो बना के इसमें ये पेस्ट कर दूंगा। जब भी आप बूटस्ट्रैप का कोई भी HTML कॉपी करेंगे ना, तो आपको एरर्स आएंगे, प्रोबेबली एरर्स आएंगे, क्योंकि आपने क्या कॉपी किया है, HTML, और कंपोनेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, JSX। रूल्स क्या है, कोई भी अनपेयर्ड टैग नहीं होना चाहिए, कोई भी जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड। तो अनपेयर्ड, ये जो एरर दे रहा है देखिएगा, पहला एरर यहाँ पे आ रहा है HR, क्यों आ रहा है, ये क्लोजिंग टैग नहीं है, आप इसको यूं कर दो, ये एरर खत्म। दूसरा आ रहा है इनपुट के ऊपर, क्यों आ रहा है, ये भी क्लोजिंग नहीं है, इसलिए हम सारे एरर खत्म। इसको फॉर्मेट कर लें, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, प्रॉपर फॉर्मेटिंग हो गई है। अब आपको बूटस्ट्रैप के नेव बार की का स्ट्रक्चर समझाने की तो जरूरत नहीं, आपको पता ही है क्या क्या होता है इसमें, ठीक। अब अगली बात ये है, यानी ये प्रॉपर कंपोनेंट बन गया और प्रॉपर कंपोनेंट बन के रेंडर भी हो गया और इसमें ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नेव बार भी हो गया, कोई मसला नहीं है। अब आपका ये कंपोनेंट बनना ही काफी नहीं होता, इसको कहीं ना कहीं रेंडर भी होना होता है। ये रेंडर कहाँ होगा, हेडर में। तो हेडर में तो अभी कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, नेव बार, ऊपर इंपोर्ट भी हो गया ऑटोमेटिक। तो आपको पता है हेडर भी कहीं रेंडर नहीं हुआ हुआ, हेडर को कहाँ रेंडर करना है, app.js में। हमने नेव बार बनाया, नेव बार को हेडर में रेंडर किया और हेडर को उठा के ऐप में रेंडर कर दिया। काम सारा सीधा होना चाहिए हमारा, बट वी आर एक्सपेक्टिंग इज, बन गई नेव बार एंड इट इज वर्किंग एज वेल। मैंने कहा था आप जब जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड यूज करेंगे तो वार्निंग देगा, वार्निंग इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम। तो अगला काम आपने ये करना है कि नेव बार में हर जगह क्या यूज हुआ है, आपने कंट्रोल F करना है, इसको एक्सपेंड करना है, जहां जहां क्लास इक्वल्स टू लिखा हुआ है ना, उसको रिप्लेस कर देना है विद, इतना वेला कोई नहीं है ना कि हर जगह क्लास क्लास ढूंढता रहे। तो इसने बताया जी कि 23 अकरेंसेज हैं क्लास की, जिनको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ क्लास नेम से, ओके कर दें, वो वार्निंग भी खत्म हो जाएगी। एक और वार्निंग आ जाएगी जो आ सकती है, जरा पहले वो देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, कोई नहीं आई, अगर आती तो मैं बताता। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है जी। अब आपको पता है बूटस्ट्रैप की क्लासेस दे के आप इसे नेव बार को कंटेनर फ्लूइड की जगह कंटेनर कर दें, तो आपको पता है क्या इफेक्ट होगा, वो कंटेनर में आ जाएगा। चीजें आप सारी उसी तरह समझेंगे, तो हमारा KFC का जो टॉप मोस्ट कंपोनेंट है वो बन गया। अब हमें क्या चाहिए, एक कार्ड का कंपोनेंट चाहिए। हम बूटस्ट्रैप में आएंगे जी दोबारा। अच्छा, आप कहेंगे यार ये तो पूरी बूटस्ट्रैप है, इसमें क्या स्पेशलिटी है, तो जरा सब्र करें। मैंने ये कार्ड का कंपोनेंट यहाँ से उठा लिया और आपको पता है कि मैंने एक रो में मल्टीपल कार्ड्स डालने हैं ना। नेव बार का काम हो गया खत्म, हेडर का काम भी हो गया खत्म, और कार्ड्स को रेंडर किधर करना है, मेन में ना, मेन में रेंडर करना है। अब दो तरीके हैं, या तो मेन में लिख दें कार्ड, लेकिन कार्ड को चूंकि हमने रीयूज करना है तो हम इसे क्या बनाएंगे, एक कंपोनेंट, तो हम इसे क्या नाम देंगे, कार्ड डॉट JSX, और इसमें भी वही बेसिक स्केलेटन बनाएं और उस बेसिक स्केलेटन में ये पुट कर दें। अब इसमें दो एरर्स हैं पॉसिबल, आप JSX में इस तरह इनलाइन स्टाइलिंग नहीं कर सकते जिस तरह HTML में करते हैं, ठीक। तो पहली बात, कार्ड में आपको पता है डिफॉल्ट ये स्टाइल का कीवर्ड होता है, इसको रिमूव कर दें। दूसरा, अनपेयर्ड टैग, ये भी नहीं हो सकता, इसको भी नहीं कर दिया और फॉर्मेट कर दिया, और मेरा ये कंपोनेंट भी रेडी हो गया। अब ये जो कार्ड का कंपोनेंट रेंडर मैंने किधर करना है,
मेन में। अब मैं जब मेन में आऊंगा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, CARD कार्ड, कार्ड को ऑब्वियसली मेन में इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, अब क्योंकि कार्ड डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, ठीक है, इंपोर्ट कार्ड फ्रॉम, कार्ड रेंडर भी हो चुका होगा, लेकिन ये कार्ड पूरी, क्योंकि डिव बाय डिफॉल्ट तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना, तो मुझे कार्ड किस में रखना पड़ेगा, रो और कॉलम्स में रखना पड़ेगा। तो अगर मुझे एक रो में 4 कार्ड डिस्प्ले कराने हैं तो मुझे एक रो बनानी पड़ेगी, रो के अंदर 3 के 4 कॉलम्स। तो मैं क्या करूंगा, कार्ड को बजाय डायरेक्ट रेंडर करने के मैं क्या करूंगा जी, इसको नाम दे दूंगा क्या, क्लास नेम रो, और इसके अंदर क्या करूंगा जी, डिव क्लास नेम कॉल डी री, इसके अंदर क्या करूंगा, बात समझ आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे आऊंगा तो अभी तक फॉलो कर रहे हैं, सिंपल चीज है। अब मुझे अगर दूसरा कार्ड भी चाहिए तो मैं इस कार्ड को रेप्लिकेट करूंगा तो ये एक ही कॉलम में सारे कोशिश करेगा बंद करने की, तो ये तो नहीं करूंगा ना, या नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, ठीक, कार्ड का कंपोनेंट रीयूज हो रहा है ना, तो आप इसको जितने मर्जी लेवल तक नीचे बढ़ा लें। अभी तक के नॉलेज के मुताबिक ठीक है, लेकिन ठीक तो अभी भी नहीं है, खैर समझ आ गई बात। लेकिन अब मसला क्या है, उस रीयूजेबिलिटी का फायदा क्या है, हर एक में डेटा तो एक ही जैसा आ रहा है, ये तो नहीं चाहिए होता रियल टाइम में, हर प्रोडक्ट का डेटा भी क्या होता है, अपना अपना होता है। अच्छा बाय द वे, ये जो नीचे है ना, इसको आप यूं कर लें हर एक के साथ ना, क्या वो बाद में कर लेते हैं, पहले हम 3 को ही देख लेते हैं। मार्जिन बॉटम देना था, मतलब यूटिलिटी क्लास था कि वो नीचे वाला मार्जिन दे देता, सर ये हो गया जी काम। अब मैं चाहता हूँ कि ये डाटा सब में सेम आ रहा है, इमेज की बाद में आता हूँ, सिर्फ इस पे फोकस करें, टाइटल, और जैसे हम यहाँ देखें KFC में टाइटल डेटा प्राइस, टाइटल डेटा प्राइस, आपके पास तो डेटा है ही नहीं, आपके पास तो डेटा है ही नहीं ना, जरा गौर से देखिएगा, आप ऐप में आए और डेटा बना लेना, लेट प्रोडक्ट्स, तो आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अरे से, और एक प्रोडक्ट कोई फिजिकल एग्जिस्ट करने वाली चीज है ना जिसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज होंगी, तो मैं क्या कहूंगा, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं कह सकता, कह सकता हूँ ना, हर प्रोडक्ट की एक यूनिक आईडी देंगे हम, ठीक, हर प्रोडक्ट का टाइटल यानी नेम देंगे, हर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देंगे, हर प्रोडक्ट की प्राइस देंगे, हर प्रोडक्ट का स्टॉक देंगे, वो भी कोई नंबर ही होगा, और भी बहुत सारी चीजें पॉसिबल है, फिलहाल हम ये रखते हैं, ठीक। प्रोडक्ट्स मल्टीपल हो सकते हैं ना, लेकिन जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे KFC में उनकी यही प्रॉपर्टीज होंगी, अगर और चाहिए तो वो अलग बात है, लेकिन बेसिक तो यही होंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमा डालते हैं और इस प्रोडक्ट को कॉपी करते हैं, इस आईडी 2 हो जाएगी, और दिस, ये डेटा जो है ये हम यहाँ से उठाएंगे, इसका टाइटल क्रंच बर्गर, फिलहाल हमारे पास अपना डेटा नहीं है ना, टाइम लगेगा, तो हम कॉपी पेस्ट पर गुजारा चलाते हैं, और इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ से ले लें, विच इज दिस, प्राइस इसकी 12 रुपए, KFC वाले मारेंगे यकीन माने मुझे और आप दोनों को, बस क्वांटिटी है स्टॉक में, ठीक है। दूसरे पे आए, राइस एंड स्पाइस पे ले जाए, और टाइटल इसका राइस एंड स्पाइस है, डिस्क्रिप्शन इसकी समथिंग लाइक दिस है, और प्राइस इसकी फॉर एग्जांपल 320 है, और स्टॉक इसका पड़ा हुआ है 15। तीसरे पे आ जाए, जिंगराठा पे जाएं, इसका टाइटल कॉपी करें,
भी ले इधर, अब जरा आपको आएगा मजा। अरे है ना, अरे आप कॉपी करें, कार्ड्स कहाँ शो करने हैं, मेन में ना। आगे समझ बात, यहां से यहां जाएं, मेन में आपकी लाइलमी ने एक ट्विक खेल लिया मैंने। यस, कौन बताएगा क्या किया मैंने? मैंने यहां बजाय सिर्फ प्रॉप्स लिखने के करली ब्रैकेट्स में प्रॉप्स लिख दिए। नहीं, देखिए अगर मैं यहां सिर्फ लिखता PROPS प्रॉप्स, तो ये क्या बनता, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम क्या पड़ता, प्रोडक्ट्स तो ऑब्जेक्ट के अंदर की होती ना, नाम तो कुछ ना होता ना। तो मैं यूं करता, प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू प्रॉप्स। अब जो प्रॉप्स में ऑब्जेक्ट आया उसको मैंने नाम क्या दे दिया, इसके अंदर क्या पड़ा होगा, प्रोडक्ट्स कॉलन और अरे। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, DUCTS प्रोडक्ट्स डॉट, ऐसे ही करना पड़ता ना। ये बात समझ आई है नहीं आई, आ गई है ना। तो मुझे ये बताएं कि प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट्स ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। तो चूंकि इस प्रॉप्स के अंदर जो डेटा आ रहा है उसकी की का नाम क्या है, प्रोडक्ट्स है ना, तो मैं इसको यूं नहीं कर सकता, ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग नहीं कर सकता, कर सकता हूं ना। तो मुझे बताएं जब डीस्ट्रक्चरिंग मुझे पता है कर सकता हूं, तो फिर ये नाम देने का तरद्दुद भी क्यों, समझ आ गई। तो ये नाम देने के तरद्दुद को भी मैंने यहाँ प्रॉप्स लिखने के बजाय या ये काम करने के बजाय मुझे यहाँ प्रॉप्स लिखने के भी बजाय ये काम ना कर दूं, क्योंकि मुझे पता है कि प्रॉप्स के अंदर प्रोडक्ट्स नाम की है, मुझे उसी से कंसर्न है, वरना मुझे डॉट शॉट लगा के बीच में से फिर निकालना पड़ता उसे। तो मैंने ये प्रोडक्ट्स कर दिए, समझ आई बात। अब मुझे प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट या डॉट शॉट लगाने की जरूरत, डीस्ट्रक्चरिंग। अब मैं इसको मिला, ये क्या है मेरे पास, इसके अंदर क्या पड़ा होगा, प्रोडक्ट के अंदर अरे क्या पड़ा होगा, तो अरे ये सारा कार्ड हटा दूं, मैप लग सकता है ना अरे पे। मैप क्या करेगा, अरे के हर आइटम को उठाएगा और कॉल बैक फंक्शन में एज अ पैरामीटर अवेलेबल कर देगा, ये कहा था ना। तो कॉल बैक फंक्शन ये है जी मैप का, और इसके पैरामीटर क्या आएगा, कोई भी यहाँ वेरिएबल नेम दे सकते हैं, लेकिन हर प्रोडक्ट उठाएगा प्रोडक्ट्स में से, ये प्रोडक्ट्स है ये प्रोडक्ट है, और वो इधर पैरामीटर में अवेलेबल कर देगा, और ये पूरा का पूरा ये JSX रिटर्न कर देगा। यूं लिख दें, ज्यादा मसला है तो आपको पता है कर्ली ब्रैकेट हो तो रिटर्न एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ता है। ले जी, हो गया काम। मैंने कार्ड एक ही दफा लिखा है, लेकिन यहाँ कितनी दफा आएगा, जितने अरे में प्रोडक्ट्स हैं। लूप चला ना, मैप, पहला प्रोडक्ट उठाया उसने JSX रेंडर कर दिया, दूसरा उठाया JSX रेंडर कर दिया, तीसरा उठाया JSX। अब इन सब में डेटा सेम आ रहा है, तो मुझे बताएं कि इस प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ है ना, और एक प्रोडक्ट कौन सा पड़ा हुआ है, ये वाला एक पड़ा हुआ है ना, तो उस एक प्रोडक्ट में ये सारी इंफॉर्मेशन है ना। वापस जाएं जी, इस प्रोडक्ट को या इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को कहां पास करना है, कार्ड में, क्योंकि डेटा डिस्प्ले तो कार्ड में हो रहा है ना। समझ आ रही है बात, प्रोडक्ट इक्वल्स टू
ये प्रोडक्ट का नाम मेरा है, ये प्रोडक्ट ये वाला है जो फंक्शन मुझे दे। अब ये कार्ड में डेटा पास हो रहा है, तो अब आपको एक और बात समझ आ गई कि मैंने कहा था जब मल्टीपल लेवल्स पे डेटा सेंड करना हो तो आप प्रॉप्स ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिल नहीं हो रही, ऐप से डेटा आ रहा है मेन में, मेन से डेटा जा रहा है कार्ड में, तो कार्ड में जब डेटा रिसीव होगा तो अब ये कर सकते हो ना, डक्ट, डक्ट्स नहीं, क्योंकि यहाँ की का नाम क्या था, यहाँ पे वही चीज रिसीव होगी ना, इसको पकड़े, ये एक ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि कार्ड रेंडर हो रहा है मैप के अंदर, लूप के अंदर, तो यहाँ मुझे बताएं इसको मैं ये ना कर दूं, प्रोडक्ट डॉट टाइटल, पंच बर्गर राइस एंड स्पाइस एंड जंगराठा, मुंह में पानी आ गया या पहले वाला भी खुश्क हो गया, पहले वाला भी खुश्क हो गया। अच्छा अगर आप चाहें तो मैं इसे यहाँ छोड़ सकता हूँ। पता है ये जितने कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं ना, जो मैं पीटता आ रहा था, मैं अपना गला सुखा रहा था कि यार पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, आज उन सारों को मिला दिए, जो पिछले 2 हफ्तों से हम पढ़ रहे हैं, आज एक छोटी ही सही लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मिला के उन सारों को क्या कर दिए, नई एक चीज भी नहीं डाली इसमें, डिस्ट्रक्चरिंग नहीं पढ़ा, मैप नहीं पढ़ा, मैप आइटरेट करते हैं ना, फिर आपने अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा, प्रॉप्स नहीं पढ़ा, स्टेट नहीं पढ़ा, इससे बाहर गया हूं, तो कहा था ना बैकबोन है, आप पूरी रिएक्ट सीख जाएंगे सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट सीख के, बाकी तो आपको मजे की चीजें लगना शुरू हो जाएंगी, मुश्किल यहाँ तक लगती है लोगों को। मैं वो वाली स्टेटमेंट नहीं दे रहा मैट्रिक कर ले तो फिर आसान हो जाएगा, मैं रियली यही कह रहा हूँ, स्टेट्स प्रॉप आपकी सीधी हो गई तो बाकी इंटरमीडिएट आसान हो जाएगी। अच्छा अब आगे देखते हैं, डिस्क्रिप्शन अब सबकी सेम है, वी डोंट नीड डिस्क्रिप्शन टू बी सेम, ये, और अब मैं कहूंगा जी प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, सबकी डिस्क्रिप्शन भी अपनी अपनी आ गई जी, प्राइस भी थी ना, तो मैं गो समवेयर की जगह क्या लगा दूं, प्राइस लगा देता हूँ, तो पहले RS सब के साथ ये आएगा और प्राइस सब की डायनामिक आएगी, तो मैं क्या कहूंगा प्रोडक्ट, नहीं लिखा था प्राइस, नंबर दी थी मैंने, तो भाईजान आप KFC बना चुके हैं। अच्छा अब इससे भी मजे की बात ये है कि आपने एक बार स्ट्रक्चर बना लिया ना, पीछे से एडमिन ने 6 प्रोडक्ट्स और ऐड कर दिए, तो वो डेटाबेस में ऐड करेगा ना, आपको यूआई में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, आप क्या करेंगे भाई, लेट्स सपोज ये डेटाबेस से आ रहा है, ये इसको 4 कर दें और इसको ला 4 कर दें, इसको भी उठाएं, इसको 5 कर दें और इसका नाम भी कोई ये कर दें, कितने प्रोडक्ट्स ऐड करते जाएंगे डायनामिकली, सारों की डिस्क्रिप्शन, सारों का डाटा, सारों का, आया ना मजा, पानी आया या वो आया जो पहले वाला वो खुश्क हो गया। नहीं अगर खुश्क हुआ तो मुझे बताइएगा, मैं कल से स्लो हो जाऊंगा। मैंने आपको शुरू में कहा था कि पहले 1-2 वीक्स में स्नेल पेस चलूंगा और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको, तो ये वो दिन आ चुका है, तो ये अभी मुश्किल लगने की वजह क्या है कि आपने पिछली चीजों को शायद लाइट लिया है, तो लेक्चर रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, आप उनको देखें और डू लेट मी नो, अगर मुश्किल है तो आई एम स्टिल, आई कैन एक्चुअली गेट बैक टू द प्रीवियस पेस फॉर 1 more week।